नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जैविक विविधता एवं संकटापन्न जातियों के बारे में। तो चलिए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारा डिस्कशन होता है। चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ए एस्पिरिन, बी क्लोरोक्विन, सी डिक्लोफिनेक सोडियम या डी पेनिसिलिन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, डिक्लोफिनेक सोडियम के कारण जो है गिद्धों के समष्टि में या गिद्धों के समूह में लगातार कमी देखी जा रही है। दरअसल डिक्लोफिनेक सोडियम जो है वह एक दर्द निवारक दवा है, जिसका प्रयोग जो है किसानों के द्वारा पशुओं के उपचार के लिए किया जाता है। जब पशु बीमार होते हैं तो उस दौरान इस दवा का उपयोग किया जाता है ताकि उनको दर्द कम से कम हो। लेकिन इस इलाज के दौरान ही अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तब उसमें इस डिक्लोफिनेक सोडियम की कुछ मात्रा जो है वह शेष बची रहती है, जिसको खाते ही 30 दिन के अंदर किसी भी गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। और यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अंदर भारत, नेपाल और पाकिस्तान के लगभग 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट और अगला देखते हैं। भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? तो डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है भारत, पाकिस्तान और नेपाल में। इस कारण यहाँ पर गिद्ध जो है वह अधिक मात्रा में लुप्त होते जा रहे हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक कौन था? तो डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो ए विषाणु संक्रमण, बी जीवाणु संक्रमण, सी जानवरों को दर्द निवारक देना या डी जानवरों को ईस्ट्रोजोन इंजेक्शन देना। तो वही दर्द निवारक दवा जिसका नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम, जिसका उपयोग जो है किसानों के द्वारा पशुओं के उपचार के लिए किया जाता है। लेकिन इस उपचार के दौरान यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, और उन पशुओं को यूं ही हमारे यहाँ देखा जाता है कि हम जो है यूं ही किसी किनारे किसी खाली जगह पर पशुओं के मृत शरीर को रख देते हैं या छोड़ देते हैं, और उसी खुली जगह में पड़े हुए उस पशु के मृत शरीर को जो गिद्ध वगैरह खाते हैं, उनकी मृत्यु जो है 30 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। नेक्स्ट, खेल की खुले की जगह खेल लिख दिया, माउस से लिखने में यही होता है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? ए नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, बी गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, सी उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, या डी उनमें हुआ व्यापक दीर्घ अस्थायी घातक रोग। हम सभी ने अपने बचपन में ज़रूर और आमतौर पर गिद्धों को देखा है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि गो पशु मालिकों द्वारा बीमार पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली डिक्लोफिनेक सोडियम जो है वह गिद्धों की अत्यधिक मात्रा में मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, ए फाक्टा, बी डोडो, सी कंडोर या डी स्कुआ। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मॉरिशस की एक वृक्ष प्रजाति थी जो डोडो, जो कि अपने प्रजनन में असफल रही थी। ठीक है, दरअसल यह एक पक्षी है जिसका नाम है डोडो। ठीक है, यह इस वृक्ष के प्रजनन में अत्यधिक सहायता करता था। इस वृक्ष के बीजों को लेता था, यहाँ वहाँ गिराता रहता था, खाता पीता गिराता मिराता रहता था, जिस कारण यह वृक्ष अधिक जगहों पर हो जाता था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ से मॉरिशस से यह डोडो पक्षी धीरे धीरे शिकार आदि के कारण विलुप्त हो गया, जिस कारण इस डोडो वृक्ष का प्रजनन जो है वह मुश्किल से होने लगा। अतएव इस डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण यह डोडो वृक्ष भी विलुप्त हो गया। ठीक है, मॉरिशस में टम्बल कोक नाम है इसका। ठीक है, टम्बला कोक नाम है इस वृक्ष का, जिसको डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है।
डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में यह वृक्ष असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गन या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ए चमगादड़, बी चील, सी बलाक या डी गिद्ध। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको और क्या बोलते हैं? तो उड्डयन वल्गुल भी बोलते हैं। नाम दोनों ही ध्यान रखिएगा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या फिर उड्डयन वल्गुल। ठीक है, यह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन जगहों में यह पाई जाती है और इसको ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? ए उभयचर या एम्फीबियन, बी बोनीफिश, सी शार्क या डी स्तनधारी मैमल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ड्यूगोंग। देखिए, यह एक स्तनधारी पशु है। अभी इसके बारे में अगले प्रश्न में बात करते हैं थोड़ा और अच्छे से। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर जो दिया है उसको जान लीजिए कि ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी पशु है जो विलोपन के कगार पर है। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है? पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3 या डी केवल 3। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। ठीक है, बाकी ये वाला गलत है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ नहीं पाया जाता है। इसे दक्षिण भारत आप करके याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, दक्षिणी समुद्र तट पे मिलता है भारत के। देखिए, ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी है या शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण ही इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण भी प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए, और कहाँ कहाँ मिलता है? तो यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ी संख्या इसका कहाँ पर मिलती है? तो भारत में और श्रीलंका में, दो जगह देख लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच जो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है ना, मन्नार की जो खाड़ी पड़ती है, वहाँ पर आपको आसानी से ड्यूगोंग देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी कच्छ की खाड़ी में, सौराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला देखते हैं। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कहाँ पर? बलुई और लवणीय क्षेत्र। ए भारतीय वन्य भैंस, बी भारतीय वन्य गधा या गधा, सी भारतीय वन्य सूकर या डी भारतीय गजेल या कुरंग। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी भारतीय वन्य गधा, जो कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। ठीक है, जहाँ की स्थिति कैसी है? वहाँ पर बलुई और लवणीय क्षेत्र विद्यमान है। हालांकि इस क्षेत्र में इसका कोई भी या किसी भी प्रकार का जो है शिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है क्योंकि इसका आवास क्षेत्र वह जो है सीमित होता जा रहा है। ठीक है, और कच्छ का रण ही इस भारतीय वन्य गधे का जो है वह प्राकृतिक आवास है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला देखते हैं। प्रोसीपीस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? पहला, ए इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है।
बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम कर देता है। नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। आसान भाषा में समझिए, ठीक है, आसान भाषा में रहने दीजिए, एक्सप्लेनेशन से समझ लीजिए। देखिए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है यह मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख भी रहा है। यह न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्रों से वायु की नमी को भी खत्म कर देता है। जिससे होता क्या है, तो इसके निकट स्थित दूसरा पौधा भी ठीक से पनप नहीं पाता है क्योंकि उसको भूजल की कमी हो जाती है और वह पौधा जो इसके बगल वाला है वह वायु से भी नमी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको जैव विविधता के लिए खतरा माना जाता है। ठीक है, यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का भी उत्सर्जन करता है। ठीक है, विलायती बबूल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पुच्छी वानर या फिर क्या कहेंगे उसको, लॉयन टेल मंकी, ठीक है, सिंह पुच्छी वानर या मैकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। देखिए, यह जो सिंहपुच्छी वानर या जो यह मकाक है ना, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अब बताइए, तो पश्चिमी घाट में क्या आंध्र प्रदेश पड़ेगा? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज़ जानते चलिए कि यह जो मैकाक है या जो यह सिंहपुच्छी वानर है, यह पश्चिमी घाट का एक स्थानिक पशु है। ठीक है, स्थानिक पशु यानी इंडेमिक पशु है, वहीं पर ही मिलता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। स्थानिक पशु है पश्चिमी घाट का, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में मिलता है। और यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, किस प्रकार के रहते हैं? तो सदाबहार वन यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले मानसून वनों के में यह मैकाक जो है या फिर शेर पुच्छ वाला बंदर या लॉयन टेल्ड मैकाक जो है वह मिलता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जानना ज़रूरी था, हल्का सा, इतने से ही प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला काली गर्दन वाला सारस या कृष्ण ग्रीव सारस, दूसरा है चीता, तीसरा उड़न गिलहरी या कंदली और चौथा हिम तेंदुआ। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। चीता जो है भारत में 1992 के बाद से ही 1952 कह रहा हूँ 1952 के बाद से ही लापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वह सही हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि हिम तेंदुआ जो है वह भारत में उपस्थित है। कहाँ कहाँ पर सर्वे किया गया था? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी है। उड़न गिलहरी या उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ साथ रूस, चीन, जापान तथा यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में उड़न गिलहरी की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी डिटेल से बात कर लें क्या? एक सेकेंड वेट करिए। तो देखिए, बाकी के बारे में
तो एक पूरी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर हिम तेंदुआ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं आज ही टेलीग्राम चैनल पर या फिर कहीं फेसबुक पर, दोनों ही जगहों पर आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जिनके पास लिंक नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों ही जगहों का, कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हिम तेंदुआ जो है ना, यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय रेंज में पाया जाता है और अत्यधिक ठंडे स्थानों यानी लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, ठीक है। यह एक शर्मीला माने जाने वाला जानवर है और इसको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। इस लियोपार्ड को या फिर हिम तेंदुए को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है यह हिम तेंदुआ, ठीक है। 2009 से ही भारत सरकार के द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट लियोपार्ड चलाया जा रहा है। कब से? वर्ष 2009 से, ठीक है। और यह जो उड़न गिलहरी है, यह उड़ती नहीं है कि हवा में वैसे पंख निकाला और उड़ ली, यह उड़ती नहीं है। यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से छलांग लगा लेती है अपनी स्किन को थोड़ा सा फैला करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कापर स्मिथ बर्बेट, ग्रेट चिंड मिनवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार क्या है? ए पक्षी, बी प्राइमेट, सी सरीसृप या फिर डी उभयचर। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह सभी के सभी जो है वह पक्षियों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए, सीलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाए जाने वाला पक्षी है। तो कापर स्मिथ बार्बेट, जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टबेट बार्बेट के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाला पक्षी है। तो वहीं पर ग्रेट चिंड जो है मिनीवेट कैम्फेगिडा परिवार का पक्षी है। यह हिमालयी क्षेत्र, चीन तथा ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। आपको पकड़ना चाहिए था यहाँ पर वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, इसके बारे में आपने हर कहीं पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट जो है यह मस्कीपीडे परिवार का पक्षी है, जो कि नेपाल, भूटान, मध्य चीन और म्यांमार आदि देशों में भी मिलता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, जो सही आंसर है आपका वह है आंसर नंबर ए, ठीक है। केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर ये सब मिलते हैं। तो समुद्री कछुआ, समुद्री सांप यह भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जबकि श्रू और टैपीर जो है यह हिमालय की श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। थोड़ा सा आपको ड्यूगोंग के बारे में अगर और बता दूं तो ठीक है, इतना तो हमने जान लिया कि यह जो है गाय कहा जाता है, इसको समुद्री गाय कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह समुद्र में उगने वाले घासों को खाती है, इसलिए इसको समुद्री गाय कहा जाता है। मिलती कहाँ कहाँ पर है? तो कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास। लेकिन लाल सागर जो रेड सी है वहाँ पर ड्यूगोंग की संख्या जो है वह सर्वाधिक है। उसके बाद ईरान में इसकी संख्या है, ठीक है। और समुद्री घास में कमी, रासायनिक प्रदूषण, तेल व मांस के लिए इनके शिकार के कारण इनकी संख्या में जो है वह वास्तविक कमी देखी जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है
ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल दूसरा कथन जो है वह सही है, पहला कथन गलत है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल और केवल पश्चिमी हिमालय में नहीं मिलता है। यहाँ देखिए, रेड पांडा जो है वह प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, जिनमें शामिल है मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और बताइए, बोलिए। देखिए, रेड पांडा ना वह भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार में भी मिलते हैं और इनको जो है फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो वैज्ञानिक नाम है या जो जूलॉजिकल नाम है वह है एलुरस, ध्यान में रखिएगा, एलुरस फल्गेस, ठीक है। चलिए, और जो स्लो लोरिस है वह मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जिनमें शामिल हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जबकि प्रश्न में क्या था कि उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लो लोरिस। तो क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, बी मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, सी हुलाक गिब्बन विलुप्त प्राय या डी एशियाई जंगली कुत्ते और सुरक्षित। चलिए, इसका कोई भी आंसर जो है वह सही नहीं है। दरअसल इस प्रश्न को भी हटा दिया गया था। देखिए, IUCN की रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थली बिल्ली नाम से कोई भी जानवर जो है वह सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थली बिल्ली जो है इस सूची में शामिल है, जिसे वनरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। और एशियाई जंगली कुत्ता जो है वह विलुप्त प्राय श्रेणी में है, न कि असुरक्षित, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट और अगले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि है रामसर सम्मेलन से संबंधित, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करिएगा। देखिए, रामसर सम्मेलन के बारे में अगर हम कुछ बात करें, उसके पहले हमें जान लेना चाहिए कि आर्द्र भूमि क्या होती है। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि आर्द्र भूमि से ही संबंधित है यह रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आर्द्र भूमि क्या होती है यह जानना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आर्द्र भूमि न तो गहरे जलीय तंत्र होते हैं, मतलब न तो गहरे जल वाले क्षेत्र को बोला जाता है आर्द्र भूमि, और न ही किसी स्थलीय पारितंत्र को बोला जाता है, बल्कि ऐसे या दलदलीय क्षेत्र या ऐसे दलदलीय पारितंत्र जो जल क्षेत्र वाले हों, जहाँ पर साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ जल हो, या मीठा या खारे पानी वाली जल हो, समुद्र या गैर समुद्री जल जमाव हो, और जिसकी गहराई निम्न ज्वार के समय अधिकतम 6 मीटर से ज़्यादा न हो, ठीक है। सिंपल रूप में इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत छिछले बाढ़ के मैदान आ जाएंगे, दलदली और कीचड़ युक्त क्षेत्र आ जाएगा, झील के छिछले क्षेत्र हो सकते हैं। बस, मतलब छिछले क्षेत्र कहने का संदर्भ क्या है? मतलब जहाँ पर झील का पानी कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे कोई, दूसरी पेन लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई झील बह रही है और यहाँ से टकरा करके बार बार वापस चली जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही है और ऐसे ऐसे चली जा रही, लगातार नहीं आ रही। कुछ समय के लिए यहाँ से आई और बहाव बदला, उसका पानी बढ़ा था, बहाव बदला, यहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा हुआ और बाद में झील अपने फिर से पुराने रास्ते की ओर बढ़ चुकी या बढ़ चली। तो यही क्षेत्र जो होगा यह कहलाता है आर्द्र भूमि, ठीक है, यही छिछला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए, आर्द्र भूमियों की उत्पादकता और जैव विविधता जो है झील से अधिक होती है, क्योंकि इसमें स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के पारितंत्रों की विशेषता पाई जाती है। इसके साथ साथ आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जो पौधे या जो जलीय पौधे दिखते हैं उनको कहा जाता है मैक्रोफाइट, ठीक है, मैक्रोफाइट कहा जाता है आर्द्र भूमि में उगने वाले जलीय पौधों को। और साथ ही साथ इनको प्राकृतिक या प्रकृति किडनी भी बोला जाता है, ठीक है, प्राकृतिक या प्रकृति की किडनी भी बोला जाता है आर्द्र भूमियों को। कारण यह है कि आर्द्र भूमियाँ जो है यह पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करती हैं, पुनर्चक्रण करती हैं, और जिसके माध्यम से या जिस तरीके से यह जहरीले तत्वों को भी निष्क्रिय करती हैं, ठीक है, मृदा अपरदन आदि चीज़ों को या बाढ़ के बहाव को कम करने में भी यह जो है आर्द्र भूमियाँ सहायक होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए, हुआ क्या था कि
आर्द्रभूमि जो कि रामसर कन्वेंशन की जो भूमिका थी वह किस प्रकार से तैयार हुई थी, इसको समझिएगा कि आर्द्रभूमियों यानी दलदली स्थल तो नहीं बोल सकते, उनको आर्द्रभूमि बोलिए। तो आर्द्रभूमि के महत्वपूर्ण कार्यों, उनकी मूल्यों तथा सेवाओं आदि के बारे में जानकारी का अभाव था, ठीक है। और इस कारण यह जो आर्द्रभूमि क्षेत्र थे यह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे थे। मनुष्य इस पर जो है अतिक्रमण करता जा रहा था। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप या आवासीय परिसर के या फिर अन्य किसी प्रकार के उपयोग हेतु मनुष्य द्वारा इस पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा था। इसीलिए लगातार इन पर तेजी से खतरा उत्पन्न होता जा रहा था। इसी कारण वर्ष 1971 या 1971 में ईरान में कैस्पियन सागर के निकट स्थित एक शहर में, जिसका नाम रामसर था, एक सम्मेलन बुलाया गया और इसी ईरानी शहर रामसर के नाम पर इस सम्मेलन का नाम रामसर सम्मेलन पड़ा था। आर्द्रभूमियों से संबंधित यह सम्मेलन है रामसर सम्मेलन। इसको 1971 में बुलाया गया था, ठीक है। वर्तमान में इस आर्द्रभूमि के अंतर्गत जितनी पार्टियां शामिल हैं उनकी संख्या है 169 और भारत भी रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला देश है। भारत के द्वारा इस रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ, भारत जो है इस रामसर सम्मेलन में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था, ठीक है। और यह समझौता यानी कि रामसर कन्वेंशन जो है, जिसकी बैठक 1971 में हुई थी, यह समझौता लागू हुआ था वर्ष 1975 में, ठीक है। रामसर सम्मेलन के अंतर्गत जो भी पार्टीज़ हैं या जो भी संधि करने वाले देश हैं, जो भी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं, उनके कुछ प्रमुख दायित्व हैं, जैसे कि आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में नामित करने का, जहाँ तक संभव हो सके आर्द्रभूमि का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी भरे उपयोग को बढ़ावा देने का, और यदि कोई आर्द्रभूमि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य है या फिर उस आर्द्रभूमि के अंतर्गत 2 या 1 से अधिक नदी घाटियों का पानी आ रहा है, तो उनसे संबंधित आर्द्रभूमि के संरक्षण को बढ़ावा देना या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ आर्द्रभूमि रिजर्व बनाना। इसी रामसर कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक NWCP कार्यक्रम शुरू किया गया। किसका? NWCP, ठीक है, जिसका मतलब है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1985-86 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। 85-81 लिख दिया मैंने। 1985-86 में भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से इस NWCP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आर्द्रभूमि क्षेत्रों को या आर्द्रभूमि क्या कहते हैं रिजर्व को बनाया गया या पहचान की गई उनकी, और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा अब तक लगभग 115 आर्द्रभूमियों की पहचान की जा चुकी है, जिनको तत्काल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत के द्वारा रामसर समझौते में शामिल भारत के जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उनकी संख्या 46 है। जी हाँ, 46 बोल रहा हूँ मैं, न कि 42। ध्यान दीजिएगा कि अगस्त 2021 में अभी लेटेस्ट में कुछ आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वह शामिल किए गए, जिसमें 2 हरियाणा और 2 गुजरात के हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी मैं बताता हूँ। देखिए, NCWC के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है 100% की राशि या अनुदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आइए स्लाइड चेंज करते हैं। एक छोटी सी इमेज है, वो अब इमेज भी आप लोगों को थोड़ी देर में, इस वीडियो के कुछ देर बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो लिंक में जा कर के इन दोनों में से कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा उस इमेज के बारे में। जो लेटेस्ट के यह 4 स्थल जोड़े गए हैं, जिसके कारण मैं 42 से 46 बोल रहा हूँ हमारे रामसर स्थलों को, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हरियाणा का एक है भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा इमेज, तो इसके लिए सॉरी है, ठीक है। और क्योंकि इसका PDF मैंने नहीं बनाया, आलस आने लगा था, ठीक। तो और दूसरा है हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की यहाँ पर 220 से अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रवासी पक्षियाँ हैं वो उनका शीतकालीन प्रवास यहाँ पर होता है। इसके अलावा गुजरात का थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और
गुजरात का ही एक अन्य है वधवाना आर्द्र भूमि। ठीक है, इन सभी या इन चारों आर्द्र भूमियों को मिला करके फिर चाहे वह हरियाणा का भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य हो या फिर हरियाणा का ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो या गुजरात की थोल झील हो या फिर गुजरात की वधवाना आर्द्र भूमि हो, इन सब को मिला करके वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वह बढ़ करके 42 से 46 हो गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस से अपनी बुक की तरफ। अच्छा, आर्द्र भूमियों से संबंधित कुछ अन्य और तथ्य भी आते हैं, जैसे कभी कहीं आपने पढ़ा होगा अनूप, ठीक है, कहीं पर पढ़ा होगा कच्छ, कहीं पर पढ़ लिया होगा दलदल और कहीं पर पढ़ लिया होगा फेन। सामान्यतया और सामान्य लोग जो कि आप लोग नहीं हैं, ठीक है, तो सामान्यतया और सामान्य लोग जो है इन सब को एक ही चीज़ समझ लेते हैं कि सब के सब जो है वह दलदल है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अनूप ऐसी आर्द्र भूमि को कहा जाता है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं और जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही यानी कि कच्छ और अनूप दोनों ही बहते जल से संबंधित होते हैं, इसीलिए इनमें उच्च उत्पादकता पाई जाती है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कच्छ भी क्या कहते हैं, कच्छ जो है वह अनूप के बजाय ज़्यादा स्थिर पानी से संबंधित होते हैं और पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वह पानी के अंदर, और ये तो सामान्य सी बात है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर और तने वगैरह ये सब बाहर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह तीव्र होती है, चाहे कच्छ हो या अनूप हो। ठीक है, और वहीं दलदल और फेन में क्या अंतर है, तो दलदल देखिए यह वृक्षयुक्त या वृक्षहीन हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन अनिवार्य है कि ये जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं। जैसे कि वो हमने बात की थी ना, वो नदी वाला जो अपना बात किया था, जो नदी की धारा बह रही थी तो वहाँ की मिट्टी जो है वह कीचड़ युक्त हो गई थी, पिट मृदा बोल कहते हैं उसको सामान्यतया। तो जल युक्त या जलमग्न मृदा में ही दलदल पाए जाते हैं और उनमें पिट का संचय हो जाता है। दलदल जो है वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जबकि अब बात कर रहे हैं फेन की। ठीक है, तो कुछ दलदली क्षेत्र जो है वह वर्षा जल के बजाय भूमिगत जल से या धरातली अपवाह जल से पानी प्राप्त करते हैं, इन्हें फेन कहा जाता है और फेन की प्रकृति जो है वह अम्लीय नहीं होती है। ठीक है, यह छोटा सा अंतर है, थोड़ा सा कहीं पे इंटरटेन करने के लिए, अपने आप को मज़ा लेने के लिए लोगों से जानते रहिएगा। वैसे सामान्यतः मज़ा नहीं लिया जाता है, यदि आपको जानकारी है तो जानकारी दिया करिए। ठीक है, आपस में मज़ा ले सकते हैं। फिलहाल रामसर सम्मेलन के साथ साथ एक अन्य शब्द आता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का। ठीक है, यह शब्द क्या है भैया, यह क्या बोला है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो देखिए, रामसर सम्मेलन के तहत ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूचियों में ऐसे आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। ध्यान दीजिएगा, एक रजिस्टर है ऐसे आर्द्र भूमि स्थलों का जो कि रामसर सम्मेलन के अंतर्गत शामिल हैं, वो आर्द्र भूमि, यह कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसी आर्द्र भूमियाँ जो रामसर सम्मेलन के अंतर्गत शामिल हैं उनका एक रजिस्टर, जहाँ पर या जिन आर्द्र भूमियों में का तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक यानी कि निगेटिव परिवर्तन आया है, या तो आ गया है या आने वाला है फ्यूचर में, या आने की संभावना है। ठीक है, या आ गया है या आने वाला है या आने की संभावना है, ऐसी आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। फिर से बताता हूँ, देखिए रामसर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, यह जान लिया आपने। अब तक लगभग करीब 2500 के आसपास जो है वह आर्द्र भूमियाँ शामिल कर दी गई हैं रामसर सम्मेलन में। ये डाटा है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की। हाँ, तो रामसर स्थल के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि एक मोटा मोटी की 2500, जैसे मैंने बोल दिया, तो 2500 आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं। अब इन 2500 आर्द्र भूमियों में ऐसी आर्द्र भूमियाँ, इन्हीं में से यानी रामसर सम्मेलन में शामिल आर्द्र भूमियों में से ऐसी आर्द्र भूमि जो कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण या जिन पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव या तो पड़ा है या पड़ने की संभावना है या निकट भविष्य में पड़ने वाला है, तो
तो उनको शामिल कर लिया जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। इस रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र की पार्टी की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल होने वाला जो पहला स्थल था वह था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1990 से यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ और आज तक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। फिर 1993 में एक दूसरा स्थल जाता है 1993 में, जिसका नाम है उड़ीसा का चिल्का झील, और इसी समय जाती है मणिपुर की लोकटक झील। चिल्का झील और मणिपुर स्थित लोकटक झील, उड़ीसा की चिल्का झील और मणिपुर स्थित लोकटक झील को भी 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। हालांकि विभिन्न प्रकार के प्रयासों के माध्यम से 2002 में इस लोकटक झील को जो है वह लोकटक झील कह रहा हूँ मैं, सॉरी एक सेकेंड, सारा हट गया, कोई बात नहीं। 2002 में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उड़ीसा की स्थित चिल्का झील को जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा लिया गया। मतलब ऐसे नहीं हटा लिया गया, वहाँ की समस्याओं का समाधान किया गया, उसको सुरक्षित कर दिया गया। अब वहाँ पर किसी भी प्रकार के संकट के आने की ना तो संभावना है और ना ही भविष्य में वह संकट आ सकता है। तो इस कारण चिल्का झील को हटा दिया गया। हालांकि अभी भी भारत के दो स्थल जो कि हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर स्थित लोकटक झील, यह अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है एक वेटलैंड रूल 2017 में भी लाया गया था, इसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा समय समय पर विभिन्न प्रकार के वेटलैंड रूल्स आते रहे थे, इसके बारे में हम लोग मेंस के डिस्कशन में अच्छे से बात कर लेंगे। फिलहाल आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई इस रामसर सम्मेलन की। हाँ, एक और चीज़ जानते चलिए, यूपी में कुल मिलाकर के कितने जगह हैं? रामसर सम्मेलन में कितनी क्षेत्र शामिल हैं? 8। कौन कौन से? तो अभी हम लोग यहाँ इस लिस्ट से देख लेते हैं। इस लिस्ट में बहुत परेशान हो जाएंगे हम लोग देखने में। आइए इसी लिस्ट से देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उत्तर प्रदेश ये है, देखिए, ऊपरी गंगा नदी और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील और सांडी पक्षी अभ्यारण्य और समान पक्षी अभ्यारण्य, और आगे सबसे अंत में सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। मैं एक बार में सबका नाम आपको एक साथ बताता हूँ, आप लोग दिमाग में बसा के चलिएगा। लिस्ट पूरी मैं दे दूंगा। ठीक है, यहाँ से मत करिए, ये स्टेट वाइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अपर गंगा नदी ऐसे ब्रिज घाट, जो कि अपर क्या कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक है? ब्रिज घाट से नरौरा तक है। उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा सामन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई नावर और सुर सरोवर। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। पूछा जा रहा है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ए, जैव ईंधन के, बी, वनों के, सी, नम भूमि के, या डी, शुष्क भूमि के। तो रामसर सम्मेलन जो है यह नम भूमि के संरक्षण से संबंधित था। देखिए, रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। 2 फरवरी 1971 पर 71 को यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी। 1975 में इसे पूर्णतः क्रियान्वित किया गया। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो डायरेक्ट करते हैं। रामसर सम्मेलन जो है वह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए, बेगूसराय, बी, बांका, सी, भागलपुर, डी, भोजपुर, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल है काबरतला आर्द्र भूमि। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि है बेगूसराय में। ठीक है, देखिए, बिहार का प्रथम रामसर स्थल काबरताल आर्द्र भूमि है, जो कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। 21 जुलाई 2020 को यह रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। लेटेस्ट है, तो ध्यान में रखिएगा कि बिहार में अभी तक एक इकलौता ही रामसर साइट है।
ठीक। नेक्स्ट है कि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है ए 2 फरवरी को, बी 2 अप्रैल को, सी 2 मई को या डी 2 मार्च को। चलिए, आज करंट वाले डिस्कशन में भी इसके बारे में थोड़ी बात हुई थी, है कि नहीं। फिलहाल इसका जो सही आंसर है बिल्कुल आसान है, जिस दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था, यानी कि 2 फरवरी को ही मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। ठीक है, क्यों? तो 1971 में रामसर में, ईरान के रामसर में इसी दिन रामसर सम्मेलन पर या रामसर सम्मेलन को हस्ताक्षरित करने के लिए एक आयोजन हुआ था। ठीक है, इस वर्ष यानी कि 2021 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम थी वह थी आर्द्रभूमि और जल, यानी कि वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। ध्यान दीजिएगा कि लवणीय तो कहाँ पर है? कच्छ का रण है ना, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है वह गुजरात है और आंध्र प्रदेश जो है वह दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला चिल्का झील, दूसरा लोकटक, तीसरा केवलादेव और चौथा वूलर झील। कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 तथा डी सभी। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो है वह शामिल हैं रामसर स्थलों में। ठीक है, देखिए रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 42 नहीं 46 स्थल शामिल हैं। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, वूलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक जो कि मणिपुर में है, इन सभी को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? ए गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी सुंदरबन या डी भोज आर्द्र स्थल। तो इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, सी और डी यह दोनों ही जो है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल रामसर स्थल हैं। सुंदरबन को 30 जनवरी 2019 को शामिल किया गया था। हालांकि जब यह प्रश्न आया था तब सुंदरबन रामसर स्थल की सूची में शामिल नहीं था। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। ध्यान दीजिएगा कि गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा जा रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय है? ए मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। बी जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसे आर्द्रभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। सी आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। या डी इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। बिल्कुल आसान है, इतना तो पढ़ना भी नहीं देना चाहिए था आपको मुझे। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, सारा डिटेल आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से भी देख लीजिए। देखिए मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो है उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूचियों में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ए पोषण पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बी पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, सी तलछट रोककर नदी का गादीकरण कम करने हेतु या डी उपर्युक्त सभी। एक सामान्य सा स्टेटमेंट और सामान्य सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए
आर्द्रभू जल क्षेत्र, आर्द्रभू क्षेत्र जो है यह जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र है। आर्द्र भूमि क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने छानने के विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमि पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती है और सीधे नदी में जाने से रोक देती है। अगला है कि भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। दूसरा, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, जो सही आंसर है ना इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल जो है वह कम है बजाय कि आंतरिक आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल से। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में ही 8 है। देखिए, 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 59.22% है और तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% जो है यह सूक्ष्म आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे चैप्टर का, इसके बाद अगला चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी शामिल करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, या डी 1, 2 और 3। एक बार पूरी लिस्ट बता दूं क्या? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित जो नए नियम बनाए गए वो 2010 वाले और इसके पहले वाले भी, दरअसल कुछ ज़्यादा हो जाएगा पीटी के लिहाज से, इस वजह से जो है थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल रहने देते हैं इसको, ठीक है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल तीसरा कथन सही है। अधिदेशात्मक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती हमारे लिए, क्योंकि हम संप्रभु हैं। ठीक है, देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु रामसर अभिसमय फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ। यह अभिसमय दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ। इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्र भूमि स्थल या रामसर साइट को संरक्षित रखना सदस्य देशों का उत्तरदायित्व है। तथापि सदस्य देश की सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में यह अधिदेशात्मक नहीं है। ठीक है, इसमें किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमि के संवर्धन और जहां तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही गई है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट के लिए तो भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी नियमावली की स्थापना सर्वप्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाई गई थी, जिसमें रेगुलेटरी प्रणाली के माध्यम से या विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के अपकर्ष की रोकथाम और उनके संरक्षण को संवर्धित करने के साथ ऐसी आर्द्र भूमियों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात कही गई थी। इस नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसने आर्द्र भूमियों के लिए विनियामक रूपरेखा तैयार की।
और इसी विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 जारी किए गए थे। स्टेटमेंट क्या था दूसरा वाला, याद है ना? आर्द्र भूमि नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। नहीं, पर्यावरण नीति 2006 के तहत गठित एक विशेषज्ञ समूह की समिति की सिफारिश के आधार पर इस नियम को बनाया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2010 के तहत जो भी मेन अथॉरिटी या जो प्राधिकार है, जो प्राधिकारी है, वह आर्द्र भूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों जैसे कि अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी संरक्षित कर सकता है या आर्द्र भूमि की परिभाषा के अंतर्गत रख सकता है। ठीक है, तो फिलहाल रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अधिनियम और करारों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।